गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। इससे पहले हमने जो चर्चा की थी वीडियो में समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में, उसमें हम लोगों ने समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा समझा था पहले वीडियो में। वीडियो के दूसरे भाग में हमने चर्चा की थी कि समाजशास्त्र का जो उद्भव है उसमें ज्ञानोदय का जो बौद्धिक संदर्भ है उसका किस तरह से योगदान था। आज हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र के उद्भव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शक्तियाँ थीं उन्होंने किस तरह से योगदान प्रदान किया था। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो चैनल है उसको आप लोग अधिक से अधिक, जो हमारे विद्यार्थी हैं समाजशास्त्र के, वो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे हमारा कॉलेज का वीकेबी का स्टूडेंट हो और चाहे अन्य कॉलेज में समाजशास्त्र का विद्यार्थी है, तो उसको वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि ये जो वीडियो बन रहे हैं वह आपके परीक्षा के समय उपयोगी साबित हो सके। और अभी जो वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं उनको आप समय रहते देख लीजिए, ताकि परीक्षा के समय आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। उसमें पहले हमने जो ज्ञानोदय काल है उसका पुनर्जागरण का जो बौद्धिक संदर्भ है उस पर चर्चा की थी। उसका जो दूसरा बिंदु है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ, इन्होंने किस तरह से परिस्थितियों को प्रभावित किया और किस तरह से परिवर्तन हुआ और विविध क्रियाएं किस तरह से घटित हुई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र का जो उदय हुआ या जो शुरुआत हुई वह 19वीं शताब्दी में हुई। फ्रांस के जो चिंतक थे ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक समाज के लिए पृथक विज्ञान की आवश्यकता है और उस विज्ञान की रूपरेखा भी उन्होंने प्रस्तुत की और साथ ही उन्होंने क्या किया, एक अध्ययन की पद्धति भी प्रदान की जिसको हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो इसी तरह से 1838 में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी एक नए विज्ञान के रूप में आविर्भाव हुआ। इनके बाद इमाइल दुर्खिम जो हैं उन्होंने समाजशास्त्र को एक धरातल प्रदान किया और उसकी जो अध्ययन पद्धति है उसको क्या किया और एक परिष्कृत रूप दिया या उसको संवारा, यूँ कह सकते हैं अपन। दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था, आत्महत्या, धर्म जैसे जो गूढ़ विषय थे उसके ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन करके और दिखाया कि किस तरह से प्रत्यक्षवाद को हम लोग उपयोग में ला करके और समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बना सकते हैं। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अन्य जो अवधारणाएं दी, उन्होंने क्या किया, एक विचारधारा प्रदान की और मानव जाति के इतिहास को नया मोड़ दिया। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने संपत्तिशील वर्ग, जिसे वो बुर्जुआ कहते हैं, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसे वो सर्वहारा कहते हैं, जो संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं रहता है और श्रम बेचने को मजबूर है। कुल मिलाकर एक नए समाज की रचना का जो प्रयास किया गया, जिसमें विशेष तौर से रूस हो गया, चीन हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इन देशों में जो नए समाज की रचना का प्रयास किया गया उसमें कार्ल मार्क्स के विचार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे। कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग के मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने सर्वहारा के ऊपर बहुत कुछ लिखा। इसी के साथ जर्मनी में मैक्स वेबर हुए और मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता, अधिकारी तंत्र, पूंजीवाद का विकास आदि के ऊपर एक सशक्त साहित्य की रचना की। इस साहित्य की जो रचना हुई वह कहीं न कहीं जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाएं थी
वह जुड़ी हुई थी। और उससे क्या हुआ कि जो समाजशास्त्र है उसका उदय हुआ और यूरोप के अंदर जो तत्कालीन परिस्थितियां थी वह किस प्रकार से समाजशास्त्र के उदय में योगदान देती है वह हम अब बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग पूरा अलग डिटेल से भी पढ़ेंगे क्योंकि औद्योगिक क्रांति का आपके चैप्टर है पूरा। यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वर्ष माना जाता है और ये क्रांति लगभग 100 वर्षों तक चली थी, अर्थात 1750 से 1850 तक। इसमें क्या हुआ था बच्चों, औद्योगिक क्रांति में जैसा आपने पूर्व की क्लासों में भी पढ़ा था कि वस्तुओं के उत्पादन की जो प्रक्रिया थी उसके अंदर मशीनों का प्रचलन किया गया और वो भी वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर किया गया था। उत्पादन मशीनों के प्रयोग पर आधारित जो तकनीक थी उसने आधुनिक उद्योगों को प्रारंभ किया। भूमि के स्थान पर धन जो है, पहले क्या था, आय का स्रोत भूमि अर्थात कृषि के माध्यम से आता था। अब क्या हो गया, धन का स्थान उद्योग हो गए थे। पुराने जो कुटीर उद्योग धंधों थे वो ढह गए एक तरह से। फैक्ट्रियों और कारखानों में जो काम करने वाले लोग थे वो दूर दूर से मजदूर आकर एकत्रित होने लगे और लघु और कुटीर उद्योग धंधों के समाप्त होने से क्या हुआ, जो हाथ का काम करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए और वो कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, कच्चे माल की खपत भी होने लगी। अब निर्मित जो माल था उसके विक्रय के लिए बाजार के विस्तार की आवश्यकता हुई। तो जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशना शुरू किया। कुल मिलाकर जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने भूमि से आय के स्थान पर क्या कर दिया है, उद्योगों से आय कर दी, जिससे जो पुरानी सामंतशाही व्यवस्था थी उसको ठेस पहुंची या धराशायी हो गई। उद्योगपति आपसी होड़ में और अधिक लाभ कमाने की वजह से उन्होंने क्या किया, मजदूर जो थे उनको 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया और स्त्रियों और बच्चों को भी जो कारखाने या खाने थी वहां पर काम कराने लग गए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों और बच्चों को पुरुषों की अपेक्षा उनको कम वेतन या कम मजदूरी देनी पड़ती थी। साथ ही कुल मिलाकर उनके जो रहने के आवास थे मजदूरों के, उनमें न तो हवा की व्यवस्था थी न प्रकाश की व्यवस्था थी। मजदूर रोगग्रस्त होने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी, अंग भंग होने लगे और उनके मर जाने के बाद क्षतिपूर्ति का भी कोई नियम नहीं था। औद्योगिक नगर जो था उसकी समृद्धि तो थी लेकिन उसके चारों ओर क्या था, एक दर्दनाक गरीबी थी और पुराने जो सामाजिक मूल्य और परंपराएं हैं वो जनता की आवश्यकताओं को क्या पूरे नहीं कर पा रहे थे और नए मूल्य और परंपराएं वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए थे। ये पूरा घटनाक्रम किसका था, औद्योगिक क्रांति का था। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर, नगरीय क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों की शुरुआत कहाँ होती है, नगरों में होती है। इससे नगरीकरण क्या हुआ और तीव्र बढ़ा। लोग गांवों से क्या हुआ, शहरों की ओर आने लगे और नगरीय जीवन के जो आदर्श और मूल्य हैं वो कस्बों और गांवों में जनता में फैलने लगे। इस नगरीकरण ने क्या किया, व्यवस्था को और जटिल कर दिया। श्रम विभाजन हुआ, विशेषीकरण हो गया, भाप के रेल का इंजन का आविष्कार हो गया और यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ, नई क्रांति लाई। प्रत्येक राष्ट्र जो है वो रेल के जाल बिछाने लगा अर्थात पटरियां बिछाने लगा। इससे यातायात व्यवस्था तो सुदृढ़ हुई, साथ ही संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन या संवाद व्यवस्था, वो क्या हुआ, उसका भी विस्तार हुआ। तो यातायात और संचार दोनों का नगरीय क्रांति की वजह से विस्तार हुआ। लेकिन इससे एक नुकसान बहुत बड़ा क्या हुआ, जो छोटे छोटे कृषि समुदाय थे वो ढह गए, एक तरह से उनका ह्रास हो गया, उनमें क्या हुआ, पतन हो गया। तो नगरीय क्रांति का घटनाक्रम पूरी तरह से ये हुआ कि छोटे छोटे कृषि समुदाय को उसने नष्ट कर दिया। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ बच्चों कि उसने क्या किया, मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय कर दी, लघु और कुटीर उद्योग धंधे समाप्त। अब तीसरा बिंदु है राजनीतिक उतार चढ़ाव। हालांकि 17वीं शताब्दी में ही क्या हुआ था, इंग्लैंड में
क्रॉमवेल के नेतृत्व में संसदीय शक्तियां अर्थात संसद की जो शक्तियां थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वहां जो राजा था चार्ल्स प्रथम, उसको 1649 में मृत्यु दंड दिया गया। और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति जो 1789 से 1799 ने प्रजातंत्र के विकास के ऊपर अंतिम मोहर लगाई। फ्रांस की क्रांति के ऊपर भी हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व अमेरिका में जो क्रांति घटित हुई थी उसने प्रजातंत्र, राजनीति में समानता, भ्रातृत्व व स्वतंत्रता के आधार पर जन सहभागिता वाली व्यवस्था के विकास की एक आवश्यक कड़ी रखी। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, गणतंत्र जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वह प्रणाली जो है वो विकसित हुई। और विश्व भर में जो क्रांतियां हुई उसने मानव समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। एक विद्वान हुए हैं बॉलरिज, वो लिखते हैं कि राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है जिनका प्रारंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ था, और किसने किया था, फ्रांसीसी और अमेरिका की जो क्रांति हुई थी उसके माध्यम से हुआ था। उसने समाज को हिलाकर रख दिया और राजतंत्र और सामंतशाही का जो विनाश की प्रक्रिया है उसका बिगुल बजा दिया। तो राजनीतिक उतार चढ़ाव से क्या परिवर्तन हुए उस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं विभिन्न संस्कृतियों से सामना। यूरोप के जो देश थे जैसे स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड, डेनमार्क, इनका क्या हुआ, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि में उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई और 19वीं शताब्दी में यह चरम सीमा पर थी। परिणाम तक क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग हैं वो ऐसे समाजों से के संपर्क में आए जो उनसे बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने देखा कि संसार के अंदर जो विवाह है, परिवार है, धर्म है, आदर्श है, इनमें तो बड़ी विभिन्नताएं हैं। सभी लोग अलग अलग तरह से इनको अपनाते हैं और विभिन्न आदर्श और जो मूल्य हैं उनके आधार पर सामाजिक जो जीवन है उसको सफलतापूर्वक संगठित और संरचित अर्थात चलाया जा सकता है। इस सांस्कृतिक जो संपर्क हुआ उसके दो परिणाम हुए। एक तो मानव समाज के बारे में बहुत विस्तृत या वृहद जो तथ्य है वो एकत्रित हुए और जिसके आधार पर मानव समाज की संरचना और गत्यात्मकता अर्थात गतिशीलता को संबंध में समझने का एक या निष्कर्ष तक पहुंचने में आसानी रही। दूसरा, विभिन्न समाजों के जब संपर्क में आए यूरोप वाले तो यूरोपीय निवासियों ने अपने स्वयं के समाज के बारे में भी विचार किया और उसके ऊपर एक आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया और सामाजिक जो आलोचना है उसको एक तरह से वैधता मिली। कुल मिलाकर विभिन्न संस्कृतियों के जो है उस सामना होने से वृहद तथ्य एकत्रित हुए और सामाजिक आलोचनाओं को वैधता मिली। अगला बिंदु है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति की चर्चा हम इससे पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी वापस करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है उन्होंने 19वीं शताब्दी में बहुत ज़बरदस्त या यूँ कह सकते हैं अभूतपूर्व जो उपलब्धि है वो हासिल की। यूँ तो वैज्ञानिक क्रांति का जो सूत्रपात है वो 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया। इतिहासकार एडविन जो हुए हैं उन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिक क्रांति जो है वह अध्ययन करने के जो तरीके हैं जो 1600 वर्षों से चल रहे थे उनमें परिवर्तन था, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन था। किस तरह से कि 1600 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया था कि उसने ये कहा था कि जो ब्रह्मांड है वह असीमित है, अनंत है, इन्फिनिट है। लेकिन यही बात 17वीं शताब्दी में या 1700 ईस्वी में आते आते जब न्यूटन ने इस ब्रह्मांड को संचालित करने के नियमों को खोजने का प्रयास किया तो यूरोप का सबसे सम्मानित व्यक्ति माना गया। कुल मिलाकर हमारा जो विमर्श था 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी में विज्ञान के प्रति, वह वैज्ञानिक क्रांति ने क्या किया, बदल दिया। 1700 तक आते आते हम लोग क्या हुआ है, अध्ययन पद्धतियों में प्रयोग और आनुभाविक अनुसंधानों को सम्मिलित हो जाने से क्या हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा दौर आया जिसने सामाजिक जीवन को क्या किया, ऊपर से नीचे तक बदल कर रख दिया। और इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन जो है वो समाज अध्ययन में किया जाने लगा। अगला बिंदु है लौकिकवाद का चरमोत्कर्ष
यहाँ लौकिकवाद से तात्पर्य है धर्मनिरपेक्षता नहीं है, न ही धर्म के प्रति तटस्थता है। इसका आशय होता है कि यह संसार सत्य है, मानव का जीवन जो है बड़ा पुण्यमय है, वह अपने परिश्रम द्वारा भौतिक स्थिति को सुधार सकता है। धर्म, पूजा और ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो सिर्फ उसको धन्यवाद ज्ञापित करने की एक विधि तक ही सीमित रहनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने व्यवसाय में क्या करे, उन्नति करे, यह उसका कर्तव्य है, और धन प्राप्त करके अधिक से अधिक ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करे, और विवेक पूर्वक अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में क्या करे, संशोधन और परिवर्तन कर सकता है। तो 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था उसमें लौकिकीकरण क्या था, चरमोत्कर्ष पर था। क्यों था? क्योंकि हमने जब पहले चर्चा की थी पुनर्जागरण के काल में प्रोटेस्टेंट विद्रोह की जो बात की थी वीडियो में, और वैज्ञानिक जो उपलब्धियां थी, उसने मानव को क्या किया, धर्म और चर्च से क्या किया, बेड़ियों से मुक्त कर दिया, और जन साधारण में लौकिकवाद के प्रति आस्था फैल गई। अगला बिंदु है सामाजिक समस्याएं और वैज्ञानिक अध्ययन। सामाजिक समस्याएं और वैज्ञानिक अध्ययन की बात हम करते हैं तो औद्योगिकरण की जब हमने चर्चा की तो औद्योगिकरण से क्या है, स्थिति गंभीर थी, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। औद्योगिकरण में स्थिति ये थी कि जो औद्योगिक क्रांति से तीव्र नगरीकरण हुआ और जो परिस्थितियां पैदा हुई वह बहुत दुखदायी थी, जैसे बाल श्रम, श्रम विवाद, भयावह आवास अर्थात निवास की अवस्थाएं, युद्ध के विनाशकारी परिणाम आदि क्या सामाजिक परिदृश्य के अंग बन गए थे। और उससे क्या हुआ कि जो विचारशील बुद्धिजीवी वर्ग था उसका ध्यान उस ओर गया और उन्होंने इन समस्याओं पर क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन प्रारंभ किया, और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण और उसका निदान उनकी जिज्ञासा के केंद्र बन गए, और उन्होंने समाज की पुनर्रचना के विचार को प्रोत्साहन दिया या उससे प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए हम कार्ल मार्क्स की बात कर सकते हैं। उन्होंने, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, कि समस्याओं की जो जड़ थी उसमें बुर्जुआ अर्थात संपत्तिशाली वर्ग या पूंजीपाती जो वर्ग है उसके द्वारा क्या है, सर्वहारा वर्ग के शोषण को बताया, और उसका निदान क्या दिया उन्होंने कि सर्वहारा वर्ग क्या है, एक क्रांति करेगा और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समाजवाद विकसित हो जाएगा। इसी तरह से दुर्खिम ने जो है वह व्यावसायिक आचरण संहिताओं अर्थात व्यवसाय के कुछ आचरण या नियमावली की बात की और व्यावसायिक संघों के गठन से समस्याओं से मुक्ति की बात की, और इन समस्याओं के अध्ययन में उन्होंने क्या किया, सामाजिक सर्वेक्षण को महत्व दिया। अगला बिंदु है सामाजिक विधानों द्वारा सुधार और अनेक समाज सुधार आंदोलन। ऐसा समय था जिसमें अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए। समाज सुधार आंदोलन कैसे हुए कि नए जो राजनीतिक दल उदय हुए वो नव चेतना पर आधारित विचार और दर्शन से गठित हुए। फ्रांस के एक समाजवादी विचारक थे सेंट साइमन, उन्होंने सुझाव दिया कि उद्योग और सरकार का प्रशासन दोनों का पर्यायवाची होना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका, सभी के अधिकतम हितों की पूर्ति होना चाहिए। अब इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, समस्याएं सबसे ज्यादा अधिक थी, तो सबसे पहले जो सामाजिक विधान के द्वारा स्थिति नियंत्रण करने की दिशा में पहला कदम इंग्लैंड ने ही उठाया, और इंग्लैंड की संसद ने फैक्ट्री नियंत्रण और सामाजिक सुधार मंच की बात कही, और 1802 में उन्होंने पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया, और ये जो विधान है वो अन्य देशों के लिए क्या हो गए, आदर्श बन गए। अगला बिंदु है बौद्धिक सृजन। 19वीं शताब्दी में बौद्धिक विकास भी भरपूर हुआ, समाज के सभी क्षेत्रों में नए विचार उत्पन्न हुए। ऐसा लग रहा था मानो 19वीं जो शताब्दी है वो वैचारिकियों का शिविर है। अलग अलग दावे प्रस्तुत किए जा रहे थे, जैसे राजनीति के क्षेत्र में रूढ़िवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद आदि विचारों के दर्शन के रूप में विकसित हुए। समाजशास्त्र में भी अनेक संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे विकासवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद, आर्थिक निर्णयवाद, समाजशास्त्रीवाद आदि। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ।
इस प्रकार इस शताब्दी में बौद्धिक सृजनता का विकसित होना स्वाभाविक था। क्यों? क्योंकि विज्ञान, तकनीकी, यातायात, संवाद, ये साधनों ने सबने क्या किया? विश्व को एक इकाई में बांध दिया। जिस विश्व को हम आज देख रहे हैं वह यातायात, संवाद और विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से ही एक इकाई में बंध पाया है और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब क्या हुआ था? इंग्लैंड के ऊपर औद्योगिकरण जो हुआ उसका अकेले का एकाधिकार नहीं रह गया था। अब जो औद्योगिकरण है वो यूरोप, अमेरिका में भी फैल चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्रुत गति से जो उद्योग विकसित हुए उससे क्या हुआ? एक विश्व शक्ति के रूप में वो विकसित हुआ और बड़े उद्योग जो हैं और एकाधिकार संगठनों के सामने छोटे उद्योगपति और व्यापारी क्या होते हो गए? कम होते गए। विज्ञान की जो निरंतर उपलब्धि थी उसने ज्ञानोदय का जो स्वप्न है उसको मानव समाज पर पूर्णता प्राप्त कर लेगा करीब करीब क्या हुआ? संभव बना दिया। कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी जो है वो यूरोप के लिए स्वर्णिम युग था। अब समाजशास्त्र के विकास का जो बौद्धिक संदर्भ है जिसको हमने ज्ञानोदय की बात की तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां थी, कुल मिलाकर अब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। कंक्लूजन ये था कि जैसे हमने चर्चा की थी कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमने क्या था? बौद्धिक संदर्भ की बात की थी। बौद्धिक संदर्भ में क्या था? ज्ञानोदय था। तथा दूसरा हमने बिंदु पे बात की कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां, प्रमुख रूप से अपन देखें तो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लौकिकवाद पैदा हुआ, मानववाद हुआ, उदारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद जैसी विचारधाराएं विकसित हुई, जिन्होंने क्या किया? मानव के सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को क्या किया? प्रभावित किया। इससे एक नवीन सामाजिक दर्शन का विकास हुआ और जिसका लक्ष्य क्या था? मानव के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उस विकास को संभव बना पाना और इस आधार पर उसके जीवन को आनंदमय बनाना था। और यही वह दर्शन है जिसने समाजशास्त्र के विकास में क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, हमने 3 वीडियो में इसको कवर किया है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस पर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। विशेष तौर से वैज्ञानिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, लौकिकवाद से आप क्या समझते हैं, समाजशास्त्र के उद्भव के बिंदुओं के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हमने चर्चा की है। ये वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बीए पार्ट 3rd ईयर के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। अगले वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके यूनिट 1 के टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।